तो लास्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन तक खत्म किया था, आज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में यही पढ़ने वाला है कि कैसे हम लोग का बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड फ्लो होता है और ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फूड मटेरियल्स, ये सब कुछ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे करता है। तो देखो, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड। यानी कि ब्लड की क्या होता है, यूजुअली ये प्लाज्मा से बना होता है और ये प्लाज्मा क्या करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है ये डिजोल्व फॉर्म में कैरी करता है। तो ये प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा के थ्रू ही सब कुछ हम लोग का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट का बारे में पढ़ने वाला है, दी हार्ट। तो हार्ट क्या, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इसका डायग्राम हम नीचे बनाया हुआ है। तो हार्ट क्या हम लोग का हाथ का मुट्ठी के बराबर है ऑलमोस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी हम लोग का मुट्ठी में आराम से आ जाएगा। एंड इट टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। तो ये क्या करता है, ये हम लोग का बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ब्लड को फ्लो होने में मदद करता है। कि हम लोग का बॉडी में जो पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो हार्ट का मदद से हो रहा है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पुश करता है या पंप करता है ताकि पूरा बॉडी में फ्लो कर सके। ठीक है, अब देखो, ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है डिजोल्व फॉर्म में, माने ऑक्सीजन होता है, उस ब्लड को बोलता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। हम लोग पढ़ा था ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है, हेमोग्लोबिन का मदद से। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन टू ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Similarly, blood containing carbon dioxide is called carbon dioxide rich blood और deoxygenated blood। तो ये हम लास्ट क्लास ऑलरेडी बता चुका था। जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोई डाउट? डन? नहीं सर। ओके, हाँ डन। तो हार्ट का क्या हुआ फंक्शन बताओ? हार्ट क्यों धड़कता है, दिल क्यों धड़कता है बताओ? ब्लड पंप करने के लिए। नहीं, प्यार करने के लिए। क्या बात बोलते, इतना भी नहीं मालूम? दिल क्यों धड़कता है? प्यार करने के लिए। सर ब्लड पंप करने के लिए। नहीं होता, कभी धड़कता नहीं है किसी को देख के? हार्ट बीट फास्ट नहीं होता है? हाँ, ब्लड प्रेशर फास्ट होता है। तो हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना। तो तुमको पता चलेगा, देखो हार्ट में 4 चैम्बर में डिवाइड किया हुआ है। देखो हम डायग्राम अलग से बनाना सिखाएगा। ये गया एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर है और ये चारों चैम्बर को सेपरेट किया हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसको बीच से सेपरेट किया गया है। क्यों किया गया देखो, ये बाद में बताएगा क्या गया। हम अलग से डायग्राम कहाँ बना के दिखाई रुको। हाँ, जगह नहीं है। सपोज ये हार्ट है, मान के चलो। ठीक है, इसको हम 4 हिस्सा में डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या होगा देखो, मान लो यहाँ कहीं लंग्स है ऊपर में, तो लंग्स से ब्लड आएगा हार्ट में। ठीक है, लंग्स से क्यों आएगा, बिकॉज लंग्स से ही वो ऑक्सीजन कैरी करके आएगा। याद है जब हम लोग रेस्पायर करता है, जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन कहाँ आता है, लंग्स में आता है। फिर ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन को लेके कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा। ठीक है, डन? हाँ सर, ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके। वही ऑक्सीजन लेके, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड ही बना वो। हाँ सर, हाँ। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड हुआ। ठीक है, तो इस वाला पोर्शन को बोलता है लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा एलए, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एलवी। सिमिलरली ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। यानी कि अपर पार्ट को बोलता है एट्रियम, लोअर पार्ट को बोलता है वेंट्रिकल। तो सबसे पहले एलए यानी कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। कोई डाउट? डन? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, वहां से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही
यहाँ से निकल के ये हम लोग का सेल तक पहुंचता है एनर्जी देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि वहाँ फूड बनाया जा सके या जो भी काम हो सके। तो यानी कि हार्ट से निकलने के बाद वो जाता है सेल के पास, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो सेल को ऑक्सीजन दे देगा, पर इन रिटर्न सेल क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन रिटर्न ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आके फिर ये आरबी में आएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से निकल के ये चला जाएगा लंग्स के पास, उसको रिटर्न देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। देखो हम फिर से एक बार बना के दिखाते हैं व्हाइट पेज में, ताकि समझ में आए। रुक जाओ, फिर से देखो, ये हम लोग का हार्ट है, ये हम लोग का लंग्स है, और ये हम लोग का सेल है। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अच्छे से देखना, पहले लंग से क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहां से आ रहा है? लंग्स से। किसके पास? हार्ट के पास। कोई डाउट? डन? नहीं सर, नहीं। उसके बाद वो हार्ट से नीचे फ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। पंपिंग वाला सिस्टम बाद में आएगा, पहले खाली समझ लो क्या हो रहा है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो पहुंचता है सेल के पास, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले लंग से हार्ट के पास, फिर हार्ट से सेल के पास जाता है। अब सेल को ऑक्सीजन दे देता है, सेल अपना काम करेगा, और इन रिटर्न सेल देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके आता है वापस राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहां से नीचे फ्लो होगा, और फिर यहां से वापस ये जाएगा लंग्स के पास, और इन रिटर्न देखो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया लंग्स में, और फिर हम लोग बाहर निकाल देगा। देखो ये समझ में आया क्या हुआ पूरा प्रोसेस? हाँ सर, हाँ। पक्का? किसी को डाउट प्रोसेस में? एक बार देखो, नहीं सर। हम पीडीएफ सेव नहीं किया था उस समय। ठीक है, देखो ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? क्या हुआ? नहीं सर, नहीं सर। तो देखो तुम देख सकते हो हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है? देखो, why separation or mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood necessary? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों सेपरेट है, क्यों मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, वो पूछ रहा है। देखो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। Animals such as birds and mammals have high energy needs, so it allows more efficient supply of oxygen, and this energy is constantly used to maintain their body temperature. तो देखो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग जैसा ऑर्गेनिज्म को हाई एनर्जी चाहिए, और अगर हाई एनर्जी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा, ठीक है। पर मान लो ये डिवाइड नहीं है, डिवीजन नहीं है, मिक्सिंग अलाउड है, तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था, वो इसके साथ मिक्स होके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आते ही वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो क्या हम लोग का सेल को ऑक्सीजन मिला? नहीं सर। तो ये नुकसान किसका हुआ? हम लोग हमारा ही हुआ। इसीलिए मर जाएगा सर। इसी कारण से मिक्सिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग का एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम लोग को ऑक्सीजन भी हाई मात्रा में चाहिए, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी चाहिए, ताकि एनर्जी कॉन्स्टेंटली फॉर्म हो सके, ठीक है। कोई डाउट जो क्यों मिक्सिंग अलाउड? रियलिटी में ऐसा होता है, मतलब रियलिटी में ऐसा होता है तो हम लोग मर जाएंगे क्या? डिपेंड करेगा कितना मात्रा में मिक्सिंग हो रहा है।
हल्का हल्का हो रहा तो नहीं मरेगा, बट ये थोड़ा प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है जैसे कि लिजर्ड, फ्रॉग, उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड दे टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनमें हल्का सा मिक्सिंग अलाउड है। क्यों? पहला देखो, दे हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हम लोग के कंपेयर में उन लोगों का एनर्जी नीड्स काफी कम है। साथ साथ दे डू नॉट यूज देयर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि उन लोगों का बॉडी टेम्परेचर आसपास का एनवायरमेंट में डिपेंड करता है, यानी कि उस सराउंडिंग का टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा। तो यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उनका एनर्जी नीड्स काफी लो है। उस वजह से हल्का सा मिक्स भी हो जाए तो उनको नुकसान नहीं है, पर हम लोग को है। गुड आउट, डन। हाँ डन अब सर। देखो, फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, और फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। याद है हम बताया था फिश वाला में, कि जाते समय वो हार्ट के थ्रू नहीं जाता है, पर रिटर्न के समय वो हार्ट के थ्रू आता है। तो देखो, a circulatory system in which the blood passes through the heart only once in one complete cycle is known as single circulation। यानी कि wait, मान लो ये हार्ट, मान लो ये हार्ट है, ये लंग्स है, फिश का केस में गिल्स है, ये सेल है। तो गिल्स क्या करता है? सीधा ऑक्सीजन वाला ब्लड को सेल तक पहुंचाता है, और खाली रिटर्न का समय ही वो आता है हार्ट के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा सेल तक पहुंचता है, तो इसको बोलता है वन कंप्लीट साइकिल में जस्ट एक बार ही हार्ट के थ्रू गया। पर अभी हम लोग जो हार्ट का डायग्राम पढ़ा उसको तुम देख सकते हो 2 बार हार्ट के थ्रू गया, एक बार आते समय और एक बार रिटर्न के समय। तो उसको बोलता है डबल सर्कुलेशन, जो हम यहाँ पे लिखा है। देखो, a circulatory system in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle is called double circulation। Example, birds, mammals, amphibians, reptiles, etc. Done? Clear? Okay, 2 मिनट पॉज। हाँ सर। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हम ग्राफ डायग्राम बनाते हैं। हाँ, okay? हम बाद में बनाना सिखा देगा तुम लोगों को कैसे हट का डायग्राम बनाना है। हम जैसे बना था वैसे बनाएगा, पर पहले समझ लो तो क्या, फिर बनाने में आसान होगा। तो देखो, एक ट्यूब है जो यहां से एंटर करता है। इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी वेन। ये कैरी करता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ऑब्वियसली ये ट्यूब कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा होगा। गुड आउट, डन। यहां से एंटर कर रहा है। ये माउथ हो गया एओर्टा, और यहां से जो ब्लड वेसल निकला उसका नाम है आर्टेरी। तो यहां से जो ब्लड वेसल निकलेगा वो सेल तक जा रहा है, तो इसका नाम है आर्टेरी। ठीक है, तो आर्टेरी कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टेरी और पल्मोनरी वेन। इन रिटर्न ये सेल से रिटर्न आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके, तो इसका नाम है वेन। इसका नाम क्या है? वेन। हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं नीचे। ये हो गया आर्टेरी, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ये लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, तो इसका नाम है वेन। ठीक है, पर यहाँ पे दो ओपनिंग है, इसको बोलता है वेना केवा। ये हो गया लोअर वेना केवा, ये हो गया अपर वेना केवा। अपर वेना केवा हो गया हम लोग का हार्ट का ऊपर वाला पार्ट से ब्लड को लाता है, और लोअर वेना केवा हो गया हम लोग का हार्ट का नीचे वाला पार्ट से ब्लड को ला रहा है। यानी ब्रेन का साइड से जो ब्लड आ रहा है वो अपर वेना केवा में एंटर करता है, और हम लोग का पाव का तरफ, लेग्स का तरफ से जो ब्लड आ रहा है वो लोअर वेना केवा में एंटर करता है। अल्टीमेटली जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो यहां से एंट्री करता है वेना केवा से। ठीक है,
इसको हम बना लेते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला ट्यूब बनाया, ये फाइनली अब यहाँ से एंटर करके यहाँ गिरता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि 2 ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड आता जाता है और 2 ट्यूब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता जाता है। तो ऑक्सीजन वाला क्या है? एक पल्मोनरी वेन जहां से एंट्री कर रहा है और एओर्टा जहां से एग्जिट कर रहा है। सेम कहानी वेना केवा जहां से एंट्री कर रहा है और पल्मोनरी आर्टरी जहां से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ब्लड का फ्लो हम बताता है रेड कलर से। ब्लड आता है, यहाँ जमा होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर जब ये पंप होता है ये ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, सेल के पास जाता है, ऑक्सीजन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके एंट्री करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है और लंग्स तक जाता है। फ्लो डायग्राम समझा हम क्या बताया? हाँ सर। तो हम इसका एक विजुअल पल्मोनरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। देखो स्क्रीन शेयरिंग होगा, स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। देखना Veins are blood vessels containing blood flowing. तुम लोग वहां पे देखो, एक ब्लू कलर वाला पार्ट है और एक रेड वाला पार्ट है। वहां पे दिखाता है, देखना ब्लड एंटर किया और देखो स्टोर्ड हुआ ऊपर वाला पार्ट में, फिर नीचे आया, फिर देखो पंप हुआ, ऊपर निकल गया। देखा? देखो रेड वाला यहाँ जमा हुआ है, रेड और ब्लू। अच्छा, दोनों तरफ एक साथ एंट्री कर रहा है। ऐसा नहीं है पहले लेफ्ट में होगा फिर राइट में होगा, वैसा नहीं है, दोनों एक साथ काम कर रहा है। यानी जब जब ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर कर रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी एंटर कर रहा है, ताकि पंपिंग स्मूथली हो। दोनों काम एक साथ चल रहा है। तो तुम देख सकता है एट्रियम में, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, वहां पे आके ब्लड जमा हुआ। ब्लड जमा होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी। हाँ, अब देखो, सॉरी वो रिलैक्स हुआ अभी। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। फिर देखो वो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड नीचे आ गया और नीचे वाला यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और फिर वापिस जब पंप हुआ वो ऊपर की तरफ पुश कर दिया। समझा? हम इस वीडियो का लिंक दोबारा भेज देगा देखने के लिए। समझा क्या हुआ? ठीक है सर। सर इसमें पहले तो उससे आया पल्मोनरी वेन से। हाँ, एट्रियम में आया, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट। देखो एट्रियम में आया, जमा हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर वापस नीचे पंप हुआ, ऊपर चला गया पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। डन? हम फिर से रिपीट करके दिखा रहे, देखना थोड़ा स्लो मोशन दिखाता हूँ, शायद ज्यादा बेहतर होगा। स्लो करता हूँ मेरे को। देखना एक बार। हाँ, तो ब्लड एंट्री किया और वो एट्रियम वाला पार्ट में जमा हुआ पहले, और नीचे से देखो ब्लॉक है, उसको वल्व बोलता है। वो वल्व ओपन होते ही नीचे चला गया और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाला रिलैक्स हुआ वेंट्रिकल पार्ट में। अब देखो वेंट्रिकल में पुश होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड ऊपर चला गया। समझा? और वो कॉन्ट्रैक्ट करते ऊपर वाला में इमीडिएटली ब्लड जमा हुआ। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो साथ साथ चलते जा रहा है। डन? ब्लू वाला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, रेड वाला हो गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो वही हम लिखा हुआ है, अगर तुम देखेगा देखो नोट्स में, हाउ इज ब्लड पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। पहले हम ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट लिखा। देखो ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू टू लार्ज वेन्स, एक अपर वेना केवा और एक लोअर वेना केवा। यानी कि यहां से हम शेडिंग करके दिखा रहे हैं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं।
यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर कर लिया। एंटर करके पहले यहाँ क्या होगा, जमा होगा, देखो ये वाला पार्ट में, तो यहाँ ब्लड जमा हो गया। उसके बाद क्या बोला देखो, द राइट एट्रियम रिलैक्सेस व्हाइल इट इज कलेक्टिंग ब्लड। तो अभी वो रिलैक्स हुआ है, वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है। एंड देन इट कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग द ब्लड टू फ्लो इनटू राइट वेंट्रिकल, यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ब्लड नीचे का तरफ आए और यहां जमा हो सारा ब्लड। अब ब्लड सारा यहां जमा होगा, यानी कि अब ये वेंट्रिकल रिलैक्स है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स है, खत्म। जहाँ ब्लड होता है वो जगह रिलैक्स होता है। हाँ, जहां जमा हो रहा है वो रिलैक्स होता है। जब पंप करना हो, मतलब जब ट्रांसपोर्ट करना हो, तब कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब पुश करना, चाहे नीचे का तरफ करो या ऊपर का तरफ करो। डन। जब इसको नीचे भेजना था तब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे ही नीचे आ गया ये वापस बंद हो जाएगा ब्लॉक। तब इसके बाद देखो यही एक रास्ता बचा, हाँ है ना। तब जब वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ सर। वापस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड यहां से पुश होगा ऊपर की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल गया। तो वही लिखा है देखो, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पंप्ड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन लेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे हम डिटेल नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आता है वाया पल्मोनरी वेन। देख सकते हैं, अभी हम रेड कलर से बनाएगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ और यहाँ आके जमा हो गया, मतलब ये रिलैक्स है। पर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बल्ब ओपन होगा और नीचे की तरफ गिरेगा सारा। अब ये वाला पार्ट रिलैक्स है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड नीचे गिरेगा। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड का मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड अपवर्ड पुश होगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड अपवर्ड जाएगा और यहाँ ब्लड आके जमा होगा, तो ये तब रिलैक्स कर रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलते जा रहा है। देखो, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट फ्लोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे कर रहा है वो नहीं बताया, क्योंकि ऊपर बता चुका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। तो देखो, बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन प्रोसेस, खत्म हुई है। तो वही पार्ट लिखा, एक बार देख लो, कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, डन। सर एक बार रीड मार लेते हो। देख लो, और हम वो वीडियो का लिंक भेज देगा, एक बार तुम लोग दोबारा देख लेना, कोई इशू नहीं। पहला 2 मिनट का है, काफी, पहला 2-3 मिनट उतना ही देखना। हाँ, भेज दिया लिंक, देख लो, बाद में देख लेना एक बार, दोबारा देख लो। गलत ग्रुप में भेज दिया हूँ। एक बार रीड कर लो सब लोग, डाउट हो तो फिर बोलो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर बाई चांस हम लोग का ब्लड में हेमोग्लोबिन का कमी है, तो ऑब्वियस बात है, उस हेमोग्लोबिन का कमी हुआ तो ऑक्सीजन का भी कमी होगा, बिकॉज हेमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है ना? हेमोग्लोबिन हाँ, इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन कैरी करता है ना। हाँ, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में होगा तो ऑक्सीजन कम कैरी होगा और एनर्जी कम फॉर्म होगा, जिससे एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। एग्जैक्टली, वही बोल रहा है, तो वहां वही लिखा हुआ, इट कैन ऑल्सो लीड टू एनीमिया।
फिर देखो सर ये हार्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये हाँ। बोर्ड्स में आराम से ये पास मार्क आ सकता नहीं पहले आता था, अब नहीं आएगा, लंबा लंबा लिखने नहीं देगा, सिर्फ 2 मार्क का आएगा, तुमको टू द पॉइंट लिखना है बस अच्छे से। अब देखो ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फीस, तो इसका आंसर ऑलरेडी वहां लिखा चुका है फीस वाला में है, ठीक है डन। है सर। तो ये वही विजुअल रिप्रेजेंट, वही पार्ट है जो हम बना के दिखाया था उसमें, याद है बीच में हार्ट, ये लंग्स, ये वाला लंग्स और ये वाला सेल, तो देखो ये वही डायग्राम है। ये लंग्स में हो गए लंग्स कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, जहां पे ब्लड वेसल जुड़ रहा है, यानी कि वेन और आर्टरी दोनों जोड़ के कैपिलरीज फॉर्म करता है, ताकि वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सके। तो देखो दे आर द स्मॉलेस्ट एंड थिन वॉल्ड ब्लड वेसल रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये जब आर्टरी और वेन मिलता है तो कैपिलरीज फॉर्म करता है, ताकि यहाँ पे मटेरियल सब एक्सचेंज हो सके। अब तो ये सब फंक्शन तुमको आराम से याद हो जाएगा, कैसे याद हो हम बताता, देखो ये जब एंट्री करता रहा, ये था पल्मोनरी वेन, ठीक है, तो पल्मोनरी वेन हमको मालूम है ये कहां से आ रहा है, लंग्स से हार्ट तक, कौन सा ब्लड लेके, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके, तो वही लिखा देखो दे आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट ऑफ द बॉडी, खत्म। फिर आर्टरी, आर्टरी क्या है, देखो यहां से सेल तक, ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड ले रहा है हार्ट से सेल तक, तो वही लिखा देखो दे आर द वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी या टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, एक ही बात है। सिमिलरली वेन्स, वेन्स क्या करता रहा, सेल से हार्ट तक पहुंचाता है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट ऑफ द बॉडी। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट से लंग्स तक, तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो अगर तुम डायग्राम समझ गया तो इसका फंक्शन भी तुमको याद है, एक बार देख लो, कोई डाउट? डन यहां तक? डन सर डन। अब देखो ventricles have thicker muscular wall than atria because ventricles have to pump blood into various organs of the body। तुम देख सकते हो, अगर डायग्राम देखेगा ये वाला पार्ट ठीक है या नहीं, और ये वाला पार्ट देखो ये ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो ठीक है, हाँ है ना, हाँ सर हाँ। क्यों है, तुम देखो ब्लड यहां से एक प्रेशर के साथ नीचे गिरता होगा, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि एट्रियम से जब वेंट्रिकल में गिरता होगा, एक फोर्स के साथ गिरता होगा ना, तो अगर ये पतला हुआ तो हाई चांस है लेफ्ट वेंट्रिकल कोलैप्स हो जाएगा, इस वजह से ठीक होता है, डाउट? तो बोलो बिकॉज वेंट्रिकल, चांसेस है वेंट्रिकल्स फट जाए, नहीं वैसे चांस नहीं है, कम है। नेक्स्ट देखो valves, it ensures that blood does not flow backward, that is the blood flow only in one direction। तो ये देखो इधर इस चीज को द valves, ये क्या इंश्योर कर रहा है, जब यहाँ ब्लड जमा हो रहा है तो यही होगा, जब ये ओपन हो जाएगा सारा ब्लड नीचे गिरेगा, ब्लड नीचे गिरने के बाद ये वापिस बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस लौट के इधर ना आए, इसी डायरेक्शन में जाए, ये ब्लड लौट के वापस एट्रियम में ना आए, वो एओर्टा के थ्रू ही जाए, यहाँ जमा होने के बाद इधर से ही जाए, इधर से। It ensures that blood flows only one direction। कोई डाउट? Similarly जो arteries है they have thick elastic walls than vein। तो आर्टरी का वाल ठीक होता है, क्यों होता है, बिकॉज देखो यहाँ देखो जब ब्लड पंप होता है, यानी कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये बहुत हाई प्रेशर में ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो जो ऊपर की तरफ जाता है ये इनका वाल से टकराता है, आर्टरी का वाल से काफी ज्यादा तेजी से, तो अंदर हाई प्रेशर ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, तो इस वजह से आर्टरीज में ठीक होना पड़ता है। बट इन केस ऑफ वेन वैसा कोई केस नहीं है, इसलिए वेन में वेन थीन होता है, यानी कि वेन में ठीक वाल नहीं होता है, तो ये लिखा हुआ देखो arteries have thick elastic wall because the blood emerges from the heart under high pressure। vein do not have thick wall because the blood flowing through it does not exert any pressure on the wall of the vein। डन, यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो
तो आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। हाँ, तो देखो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल, मान लो ये सॉरी, मान लो ये मेरा वेसल है, अभी ग्रीन कलर का ब्लड है, तो ब्लड जाते समय इस वॉल पे एक्सर्ट तो डालता है, नहीं डालता है? तो जब हम लोग जो प्रेशर मशीन होता है जो यूजुअली यूज होता है फार्मेसीज में, वो लोग क्या करता है, हाथ को प्रेस करता नहीं करता है प्रेशर मशीन से, तो वो लोग क्या करता है, इसको दबाने का कोशिश कर रहा है एक्चुअली, मतलब ये से दबा देता है ताकि जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा हो वो सारा ब्लड इस वॉल के साथ टकराए। तो जिस फोर्स से वो टकराएगा उसी को बोलता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तभी हम लोग को प्रेशर मशीन मेजर करता है कि कितना ब्लड प्रेशर है। उस प्रेशर मशीन का ही नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर, याद रखना एमसीक्यू के लिए। तो देखो, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी, अगर वो आर्टरी में हो रहा हो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब दबा रहा हो, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और हम लोग नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 mm। वहीं ड्यूरिंग रिलैक्सेशन हो रहा हो तो उसको बोलता है डायस्टोलिक प्रेशर, और हम लोग नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 mm। और ब्लड प्रेशर जिस चीज़ से मेजर किया जाता है उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। तो हाइपरटेंशन क्या है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलता है हाइपरटेंशन। ये कब होता है, जब हम लोग का आर्टरी में लीकेज हो जाता है या इंटरनल ब्लीडिंग होता है, यानी कि आर्टरीज में लीकेज होने का वजह से क्या होता है, हम लोग का इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इतना खत्म। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, दे आर द माइन्यूट फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द बॉडी टू स्टॉप ब्लीडिंग। तुम देखा होगा हम लोग का कभी कभी हाथ कट जाता है, पर वो अपने आप ही ठीक होता है, नहीं होता है? अगर छोटा मोटा कट जाए तो कट अपने आप ही क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स होता है हम लोग का बॉडी में। तो प्लेटलेट्स का काम ही है कि कहीं भी अगर कट जाए तो ब्लड एक्सेस ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करता है, उस कटा हुआ जगह को क्लोज कर देता है, सिंपल टर्म में सील देता है, ताकि ब्लड बाहर ना निकले। तो एनी डैमेज इन द ब्लड वेसल सेंड सिग्नल्स टू द प्लेटलेट्स, और वो प्लेटलेट्स रश टू द साइट ऑफ द डैमेज टू फॉर्म क्लोथ्स टू रिपेयर डैमेजेस। मतलब अगर कट गया हो, मान लो इसे कट गया, तो सारा प्लेटलेट्स यहाँ के जमा हो जाएगा, ताकि क्या करे, ये एरिया को ढक दे और एक्सेस ब्लड बाहर ना निकले, यानी ब्लड सेल्स बाहर ना निकले। तो हाउ डज ब्लड क्लोटिंग ओकर्स? वे देखो, ब्लड क्लोटिंग नॉर्मली ओकर्स व्हेन देयर इज अ डैमेज टू ब्लड वेसल एंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग। यानी ब्लड क्लोटिंग होता है जब हम लोग का कट हो जाता है और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स दैट रश टू द साइट ऑफ डैमेज एंड फॉर्म क्लोथ्स टू रिपेयर द डैमेज। ताकि ब्लड का नुकसान कम हो या बंद हो जाए, ब्लड फ्लो ना मैंने बाहर निकलना, इसलिए वो क्लोथ कर देता है, मतलब डैमेजेस को रिपेयर करता है। टीवी का प्लेटलेट्स के बारे में। फिर नेक्स्ट देखो लिम्फ टिश्यू। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड formed when some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space through the pores present in the walls of capillaries। कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सचेंज, जब सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो कैपिलरीज में, तो कभी कभी जो कैपिलरीज में पोर्स है वहाँ से निकल जाता है सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स। तो वो निकल के एक अलग फॉर्म करता है, वो निकलने के बाद फॉर्म करता है लिम्फ, जो हो गया कलरलेस फ्लूइड, ये तीनों मिलके। तो जो एस्केप हो गया, जो वहाँ से निकल चुका, उसको दोबारा ब्लड में लेके आता है। जो कैपिलरीज में जब एक्सचेंज हो रहा है उस दौरान अगर कोई निकल जाता है थ्रू पोर्स, तो उसको दोबारा ब्लड में लेके आता है। तो लिम्फ क्या होगा, वो कलरलेस फ्लूइड जो इन सब चीज़ों से बना है आफ्टर निकलने के बाद। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। जैसे कि प्लाज्मा रेड होता है बट ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन कम होता है प्लाज्मा के मुकाबले। तो देखो फंक्शन, इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। तो लिम्फ का एक फ़ायदा क्या होता है, जब ये वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुँचाता है। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक ये हम लोग का डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स ले लेता है। एंड इट ड्रेन्स अवे एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो जो भी लीकेज हो चुका है या जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको दोबारा ब्लड में ये भेज देता है। तो देखो, lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form large lymph vessels and then finally open into larger veins। तो वही बोल रहा है, बहुत सारा लिम्फ मिलके, बहुत सारा लिम्फ क्या होता है, कहाँ आके जमा होता है, lymphatic capillaries,
और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज फाइनली किसको जॉइन होता है? लिम्फ वेसल में जॉइन होता है, और लिम्फ वेसल जाके जॉइन होता है वेन्स में, यानी कि दोबारा ब्लड में पहुंचा दिया। ये लिम्फ पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, वहाँ से ये लार्ज लिम्फ वेसल्स में जॉइन होता है, और वहाँ से वो वेन में जाके गिर जाता है। बस इतना ही। तो लिम्फ से एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा। खत्म, यही क्वेश्चन आएगा, इसका बाहर का कुछ है भी नहीं। तो तुम फंक्शन में 2 पॉइंट याद रख सकता है, 3 लिखा दिया, हम कोई भी 2 याद कर लो, कोई इशू नहीं। कोई डाउट? अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, किसी को भी डाउट होने से बोलना। हाँ, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मटेरियल्स। तो प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को जो भी चीज़ चाहिए कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाता है, बाकी लाइट एनर्जी सनलाइट से मिल जाता है, बाकी जो भी चीज़ है उसको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी मटेरियल्स है उसको सॉइल से मिला, चाहे पानी क्यों ना हो। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन प्लांट्स ऑकर्स थ्रू रूट्स। तो अब वही सब बात है, प्लांट्स रूट्स के थ्रू जमीन से जुड़ा हुआ है, तो रूट्स एब्जॉर्ब करता है जो भी चीज़ चाहिए उसको। नाउ गिव रीजन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। तो प्लांट्स का जो एनर्जी नीड्स है वो काफ़ी कम होता है हम लोग के मुकाबले। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट मूव। पहला, प्लांट्स तो मूव नहीं करता, वो एक ही जगह है। एंड प्लांट्स बॉडी हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। प्लांट्स के पास काफ़ी ज़्यादा डेड सेल्स है, जिस वजह से उसका एनर्जी नीड्स हाई नहीं, बहुत कम है, बिकॉज आउटर लेयर में ज़्यादातर सब डेड सेल्स ही है, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। ठीक है। अब जो 2 पाथवेज और कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? तो 2 रास्ता, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ, याद है ना? एक सेकंड। तो हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। मतलब जाइलम टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स को सॉइल से वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? जाइलम टिश्यू, यानी कि रूट से एब्जॉर्ब करता है, और जाइलम टिश्यू के थ्रू पूरा प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स मिलता है। नाउ रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय एक्टिवली टेकिंग अप द आयन्स, एंड दिस क्रिएट्स द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीस आयन्स बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, एंड दस वाटर एंटर्स द रूट सेल। हम इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। कहाँ से दिखा? मान लो ये रूट है, ये सॉइल है, तो जैसे कि यहाँ वाटर है, वाटर भरती है। मान लो 5 आयन्स है, हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक है। अभी रूट ले लो, रूट कनेक्टेड है। अब इस रूट में भी आयन्स है, और मान लो इसमें 2 आयन्स है। हम गलत एग्जांपल ले ले, एक सेकंड को सोच लेता है। तो तुम देखो, हम ये मान के चल रहा है, मान लो रूट जहाँ तक कनेक्टेड है, तो उसका नियर बाई सॉइल के पास जितना पानी है उतना ही पानी रूट के पास है। अब मान लो पानी में 5 आयन है और रूट के पास 2 आयन है, तो आयन्स का डिफरेंस है, तो वैसा बात है, रूट्स क्या लेगा? पानी से आयन्स लेगा। मान लो रूट पानी से 3 आयन ले लिया। अब तुम देखो फर्क आ जाता है। तुम देख सकता है सॉइल में 2 आयन के लिए बहुत ज़्यादा पानी है, पर रूट में 5 आयन के लिए उतना ही पानी है। तो मतलब क्या हुआ? इसमें जो पानी डिवाइड होगा ये कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पर आयन्स के हिसाब से? तो देखो ये वाटर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक आयन के पास पानी ज़्यादा है, यहाँ पे एक आयन के पास पानी कम है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस को मैंने जीरो करने के लिए वापस पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। तो इस तरह से पानी स्टीडीली मूव होते रहता है ऑल द टाइम जब भी आयन ऑब्जर्व करता है। तो यानी कि रूट्स इस तरह से पानी लेते रहता है सॉइल से, यही इसी का बात चल रहा है। देखो जैसे आयन्स को एब्जॉर्व किया, एक्टिवली टेकिंग आयन्स, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीस आयन्स बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, एंड thus water enters the root cell, and there is a steady movement of water into root soil, creating a column of water that is steadily pushed upward। यानी कि पानी बार बार लेते रहता है, जिस वजह से पानी को ऊपर पुश करना पड़ता है। मतलब अगर पानी यहाँ आया तो ये वाला पानी जो पहले से था ये ऊपर गया, फिर दोबारा पानी आया तो ये वापस ऊपर गया, यानी कि पानी बार बार ऊपर की तरफ पुश करता रहता है। ठीक है, इसको बोलता है रूट प्रेशर, जहाँ पे रूट पानी को खींच रहा है और ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये हो गया रूट प्रेशर। डन। तो देखो रूट प्रेशर इज अनलाइक, अच्छा
Root pressure is unlikely to be enough to move water overnight. So the water is released in the form of water vapor through stomata and it creates a suction pool which pulls the water from xylem cells of the roots. कहने का मतलब ये है कि मान लो ये xylem है, तो यहाँ पानी आया, ये पानी ऊपर गया, पानी ऊपर गया, यहाँ आ गया. अब अगर सारा पानी यहाँ जमा हो जाता है, क्या ये दोबारा पानी खींच पाएगा? अगर सारा पानी यहाँ जमा हो जाता तो क्या पानी खींच पाएगा? नहीं. तो जितना पानी यूज़ हो रहा अच्छा बात है, जो पानी बच रहा है उसको इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज कर रहा है ताकि यहाँ स्पेस खाली हो, ये वाटर ऊपर आए और नीचे से पानी ऊपर आए. समझ रहा है? तो इसको बोलता है सक्शन पूल, जो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, यानी कि तुम ट्रांसपिरेशन पूल भी बोल सकता है. इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलता है जहाँ पे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो रहा है. तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन पूल. और ये यूजुअली डे टाइम होता है, राइट? नाइट टाइम नहीं होता है, बिकॉज हमको मालूम है ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटल ओपन होता है. ठीक है? ये रात को क्यों नहीं? रात को स्टोमेटा ओपन नहीं होता ना, रात को कार्बन इस सब एक्सचेंज नहीं करता. डे टाइम में करता है बिकॉज डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, उसी दौरान सब काम बन रहा है. तो ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो यानी कि पत्ता ये सबसे. इसका फंक्शंस क्या है देखो. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. तो पहला काम क्या होगा? ये अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है. दूसरा काम, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि प्लांट्स का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. तो टू फिजिकल फोर्सेस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर आर, एक रूट प्रेशर, एक ट्रांसपिरेशन पूल. रूट प्रेशर खाली नाइट में काम आता है, ट्रांसपिरेशन पूल डे टाइम का काम है. इट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग डे टाइम. खत्म, इतना ही है. देख लो जाइलम में कोई डाउट किसी को? ठीक है. सर प्रेशर एक बार फिर से बताइए ना. रूट प्रेशर हो गया जहाँ पे रूट वाटर सॉइल से वाटर खींचता है. अब जो रूट वाटर खींचेगा तो यहाँ आ जाएगा. जब रूट पानी यहाँ आके जमा होगा तो यहाँ जो पहले से था वो इस तरफ शिफ्ट होगा या नहीं होगा? मान लो एक हिसाब से एग्जांपल लेता है. मान लो तुम इधर बैठा है, फिर कृष्णा बैठा हुआ है, फिर इधर कोई बैठा हुआ है. अब कोई आके इधर बैठेगा तो तुम इसका जगह जाएगा, ये इसका जगह जाएगा, ये आगे जाएगा. समझ रहे? तो वैसे ही वाटर को ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है. भाई अकेला काफ़ी नहीं है क्योंकि ऊपर जगह होना पड़ेगा. तो ऊपर जगह कब बनेगा? जब पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज हो जाएगा, तब ऊपर जगह बनेगा. कोई डाउट? नहीं. तो सम अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड एंड सम आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर. नेक्स्ट देखो फ्लोएम. हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम? द फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम लीव्स टू रूट्स. तो फ्लोएम क्या करता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो भी ये सब ट्रांसपोर्ट करता है. सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये हम डायग्राम के साथ बताते रुको. हम डायग्राम के लिए यहाँ जगह नहीं छोड़ा ना, हम डायग्राम के साथ बता. हम डायग्राम बना लेते हैं. हम थोड़ा परफेक्ट नहीं बना पाया. ठीक है. तो ये हो गया कंपेनियन सेल. ये हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये हो गया सिव ट्यूब. और ये जो होल है इसको बोलते हैं सिव पोर. ठीक है, इसको हटा रहा हूँ. तो यूजुअली क्या होता है, तो मान लो कि प्लांट का किसी पार्ट को फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है. तो जहाँ एनर्जी बन रहा है वहाँ से वो फूड को पहुँचाना पड़ेगा.
तो वहाँ फूड को पहुँचाने के लिए सबसे पहला काम आता है जाइलम का। जो जाइलम टिश्यू वो क्या करता है, पहले हॉरिजॉन्टली पानी को ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पे, और कंपेनियन सेल क्या करता है, थोड़ा सा एनर्जी इस्तेमाल करके सुक्रोज को यहाँ लाता है, जो भी एनर्जी फॉर्म किया है। कंपेनियन सेल क्या करता है, एनर्जी को पहुँचाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो कंपेनियन सेल थोड़ा सा एनर्जी का यूज़ करके सुक्रोज को यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से इधर वाटर आता है। अब यहाँ प्रोसेस लगता है ऑस्मोसिस। हम लोग मालूम है ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि जहाँ फूड का रिक्वायरमेंट है ये वाटर वहीं पे फ्लो होगा। यानी कि सुक्रोज इस वाटर का मदद से, मान लो नीचे की तरफ जरूरत है तो सुक्रोज क्या करेगा, इस वाटर का मदद से नीचे की तरफ फ्लो किया आ जाएगा और सुक्रोज वापस इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और पानी वापस इस तरफ आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे वाटर हॉरिजॉन्टली भी फ्लो हुआ है, इतना टाइम हम लोग पढ़ा था वर्टिकली फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है साइलेम में, पर ये हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है अगर ये साइलेम से फ्लोएम में जा रहा हो। फ्लोएम में क्यों जाता है, ताकि फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ तुम देखेगा। देखो the sieve tube and companion cells helps in transporting the food in upward and downward direction. Metals like sucrose are transported using energy from ATP, यानी कि कंपेनियन सेल हेल्प करता है ताकि उस तरफ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, माने सीव ट्यूब में लाया जाए। फिर सीव ट्यूब में क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। अभी पानी कहाँ से आता है, ये जाइलम से आता है। तो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर, यानी कि जहाँ पे खाना चाहिए, एंड दिस अलाउज द प्लांट्स टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, मतलब जहाँ जहाँ प्लांट्स को फूड का रिक्वायरमेंट होगा उसी तरफ से वो मूव करेगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। यही है, खत्म। तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम भी लिख दिया, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कंटेन्स डेड सेल्स, ये पूरा डेड सेल से बना। तो इसी प्रोसेस को जहाँ पे फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको बोलता है ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस to other parts of plants through stomata is called translocation। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो functions of translocation वही लिखा, it helps in upward and downward movement of food materials from one part of plant to another plant। Translocation क्यों चाहिए? Because without it the food prepared by it cannot reach other parts of the plant। अगर ये नहीं होगा तो फूड को कैसे पहुँचाएगा? अब देखो जाइलम में क्या हुआ था, ट्रांसपिरेशन पूल और रूट प्रेशर ये दो फिजिकल फोर्स था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर ट्रांसलोकेशन में ऐसा कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। इट इज़ डन बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, वही कंपेनियन सेल का हेल्प लेके। तो यहाँ पे कोई ट्रांसपिरेशन पूल या रूट प्रेशर वाला कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। तो यानी कि मेरा जाइलम में जो मूवमेंट है वो फिजिकल फोर्स से होता है और फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो एनर्जी का इस्तेमाल से होता है, उसमें कोई फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो वही डिफरेंस बिटवीन में आ जाएगा। देखो ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेटल्स टू प्लांट्स, ये फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिंगल डायरेक्शन ही फ्लो होता है। ये बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, मतलब ये बोथ साइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव होता है। जाइलम ज़्यादातर डेड सेल से बना हुआ है, फ्लोएम ज़्यादातर लिविंग सेल से बना हुआ है। जाइलम का कंपोनेंट्स लिख दिया, फ्लोएम का कंपोनेंट्स लिख दिया। जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द प्लांट्स, दे डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट्स टू द प्लांट। नो एनर्जी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट। फिर यहाँ लिख सकता है फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, यहाँ पे नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो तुम डाल सकता है। तो कोई भी 3 या 4 याद कर लो, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, मतलब समझ लेगा तो अपने आप ही लिख सकेगा। फिर वही देखो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन का भी लिखा है, इट ओकर्स टू जाइलम टिश्यू, इट ओकर्स टू फ्लोएम टिश्यू। इसमें मूवमेंट फिजिकल फोर्स से होता है, इसमें मूवमेंट एनर्जी से होता है। इट प्लेज रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। खत्म। एक बार देख लो, कोई डाउट है क्या इतना तक? तो जो मेरा ट्रांसपिरेशन है वो यही खत्म हो जाएगा, है थोड़ा सा पार्ट और है, एक बार देख लो। मेरा ये वाला फिर से समझा दीजिए ना, कौन सा वाला? अभी जो समझाया। ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन किस में होता है? जाइलम टिश्यू में। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम टिश्यू में। ट्रांसपिरेशन किससे होता है? फिजिकल फोर्स से, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पूल, रूट प्रेशर से। वाइल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसलोकेशन में फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। खत्म। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी। पेज नंबर 110 निकालो, देखो क्वेश्चन क्या बोला है।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अगर प्लांट्स में पूछता तो जाइलम एंड फ्लोएम, ह्यूमन बींग्स पूछा देखो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो पहले हार्ट का फंक्शन लिखा है, फिर ब्लड का लिखा है, फिर ब्लड वेसल्स का लिखा है। तुम लोग पढ़ना, तुम लोग खुद ही सकेगा। 2, 3, 4, 5 रेफर नोट्स मतलब तुमको बुक में डायरेक्टली मिलेगा। फिर देखो आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस। वॉल्स ऑफ आर्टरी इज थिक, वॉल्स ऑफ वेन इज थिन। इसमें वेब्स एब्सेंट होता है, इसमें वेब्स प्रेजेंट होता है। आर्टरीज क्या करता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। वेन में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में आता है, उल्टा। तुम डायग्राम देखना। और आर्टरीज में क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी फास्ट और इसमें हाई प्रेशर से फ्लो होता है, जबकि वेन्स में फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी स्लो और लेस प्रेशर से फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवेज, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से हार्ट में आता है। हार्ट का कौन सा हिस्सा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से नीचे नाम था लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से ऑर्गन। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑर्गन से, रिटर्न। तो ऑर्गन से वेन, वेन से वेना केवा, वेना केवा क्या था, लोअर एंड अपर दोनों था। फिर वहाँ से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स। तो ये वो तुमको उसी से मिल जाएगा, हार्ट का डायग्राम से जो हम समझाया था। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स। आरबीसी क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। ये हो गया हम लोग का इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और प्लेटलेट्स पढ़ाई था, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, देखो